दोस्तों आज स्टडी करेंगे फायर एंड आइस पोएम को। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट से, क्लास 10th की बुक से। और इसको लिखा है आपके सामने, इसके राइटर का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आपको मैं बता दूं कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो नेचर पोएट रहे हैं और इनका जन्म अमेरिका में 26 मार्च 1874 को हुआ था। ये 19वीं सदी के बहुत ही महान लेखक हैं और दूसरों से बिल्कुल अलग चीज़ें लिखते थे। तो इनकी जो मॉडर्न स्पिरिट थी और ये ट्रेडिशनल इन पोएट्री, इनको ऐसा माना जाता है। फायर एंड आइस जो है वो आपके सामने, फायर और आइस जो छोटी सी पोएम है, इसमें 2 स्टैंजा यूज़ किए गए हैं। आपको देखने में लगेगा कि बहुत छोटी सी पोएम है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ यूज़ की गई हैं, बताया गया है कि ये संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस पोएम के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जो फायर एंड आइस जो इसका टाइटल है, ये लिटरली एंड सिम्बोलिकली जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब आप देखिए, फायर एंड आइस एक ऐसा टाइटल है जो देखने में छोटा है लेकिन ये बहुत ही क्रिस्प है बट मीनिंगफुल है। शॉर्ट एंड क्रिस्प बट मीनिंगफुल। ठीक है दोस्तों, जो फायर है उसको किसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है और आइस को किसके लिए यूज़ किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेट्स ऑफ इमोशंस किस चीज़ के लिए यूज़ किए गए हैं। जो फायर है ये फायरी पैसेंस यानी फ्यूरी, क्रुएलिटी, वायलेंस एंड ग्रीड के लिए यूज़ किया गया है। और जो आइस है वो कोल्ड फीलिंग्स यानी हैटर्ड, इंडिफरेंस एंड इनसेंसिटिविटी के लिए यूज़ किया गया है। तो CBSE क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट फायर एंड आइस आपके सामने है। फायर एंड आइस का जो टाइटल है मैं आपको बता दूं कि फायर का मतलब आग है एंड आइस का मतलब यहाँ पर बर्फ़ है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों के 2 बिलीफ हैं, 2 विश्वास हैं कि दुनिया किस किस चीज़ से ये नष्ट हो सकती है। कुछ लोगों का मानना यह है, जो ईसाई मत वाले लोग हैं वो मानते हैं कि ये दुनिया जो है आग से नष्ट हो जाएगी, और जो अन्य लोग हैं, हिंदू वैदिक लोग हैं, वो मानते हैं कि ये आइस से नष्ट होगी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि संसार आग से नष्ट हो जाएगा। आग से कैसे नष्ट हो जाएगा? दुनिया का तापमान या पृथ्वी इतनी हीटअप हो जाएगी कि ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पहली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड लाइन को देख लेते हैं। सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाएगा, इतनी ठंड पड़ेगी कि ये दुनिया जो है बर्फ़ से नष्ट हो जाएगी। पहली 2 लाइन आपको क्लियर हो गई। तीसरी लाइन को देख लेते हैं। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो डिज़ायर मीन्स इच्छा। तो यदि कोई मुझसे पूछे मेरा क्या टेस्ट है या मेरी क्या इच्छा है, तो मैं आप बता देता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ जो आग को या फायर को फेवर करते हैं, जो मानते हैं कि दुनिया जो है आग से नष्ट हो जाएगी। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर जो डिज़ायर वर्ड है वो फायर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, पर्सोनीफाई किया गया है इसको यहाँ पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पहली 4 लाइनें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब देख लेते हैं इट। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ इट जो है वो वर्ल्ड के लिए यूज़ किया गया है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। ठीक है, टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो देखिए, पेरिस माने नष्ट होना, ट्वाइस माने 2 बार। यदि यह दुनिया 2 बार नष्ट हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो ये जो हेट है, जो घृणा है, ये पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो ये कहा जा सकता है कि बर्फ़ से होने वाला विनाश भी बड़ा विनाश है। एंड वुड सफाइस, और वो दुनिया को नष्ट करने के लिए, सफाइस माने सफिशिएंट, यानी वो बिल्कुल पर्याप्त है। तो इस प्रकार से ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। दोनों स्टैंजा इसके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा बड़े स्टैंजा नहीं है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि 2 तरह के जो बिलीफ हैं लोगों के। एक तरफ तो फायर है, फायर से दुनिया नष्ट हो सकती है, और दूसरी तरफ आइस है, आइस से ये दुनिया नष्ट हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो फायर स्टैंड करता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ग्रीड है आपका, वायलेंस है, ठीक है ना, इस प्रकार के जो आपके स्टैंड करता है ये उसके लिए। और हेट स्टैंड करता है आपका, हेट किसी भी तरह की हेट हो सकती है। ये हेट जो है इसको बर्फ़ से यानी आइस से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पोएम में किस प्रकार की राइमी स्कीम को यूज़ किया गया है, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले फायर डिज़ायर के लिए और आइस हैटर्ड के लिए यूज़ किया गया है। ये चीज़ आपको पोएम को पढ़कर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बहुत इजी सी पोएम थी, लेकिन अब देखिए कि इसमें किस प्रकार की राइमी स्कीम को यूज़ किया गया है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम राइमी स्कीम कैसे निकालते हैं, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपको अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम राइमी स्कीम को किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर फायर जैसा वर्ड है, इसको हमने ए दे दिया।
फिर हम देखते हैं कि इसके जैसा साउंड करने वाला दूसरा वर्ड है डिज़ायर, उसको भी ए दे दिया। फिर फायर है, उसको भी ए दे दिया। नीचे के स्टैंजा में देखेंगे यहाँ पर कोई ऐसा और वर्ड नहीं है। फिर हम सेकंड लाइन पे चलेंगे, यहाँ आइस है तो इसको बी दे देते हैं। आइस जैसा वर्ड फिर ट्वाइस है, उसको भी बी दे देते हैं। फिर आइस को बी दे देते हैं, सुफाइस को भी बी दे देते हैं। फिर हम चलते हैं हेट, हेट को हमने सी दे दिया और ऐसे ही ग्रेट को भी हमने सी दे दिया। तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। आपके सामने है, राइमिंग स्कीम आपको निकालना आ गया होगा। इस प्रकार से किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस। सबसे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसे यूज़ किया गया है? देखिए, जहाँ पर दो क्लोज वर्ड एक जैसे लेटर से शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ल्ड और विल, आप देख रहे हैं डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। पोएटिक डिवाइस इसी तरह से निकालते हैं। इसके बाद हम और देख लेते हैं क्या कहीं और पर भी ऐसे शब्द यूज़ किए गए हैं। जी हाँ, फर्स्ट लाइन में आप देखिए, यहाँ पर जो है सम से एस और एस को यूज़ किया गया है, दोनों एक दूसरे के क्लॉज हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही फेवर और फायर में एफ और एफ को यूज़ किया गया है, एक दूसरे के क्लॉज हैं। तो यहाँ पर होगा पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है, उसको जान लेते हैं। यह है एसोनेंस। एसोनेंस को हम कैसे पहचानते हैं, इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था। हम देख लेते हैं कि वोवेल साउंड वाले वर्ड एक ही लाइन में कितने यूज़ हुए हैं। जैसे होल्ड, दोज, हु, फेवर, इसमें ओ जो है वोवेल साउंड यूज़ हुआ है बार बार। तो जब वोवेल साउंड ज़्यादा यूज़ होता है किसी लाइन में, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एसोनेंस। अगर ये कॉन्सोनेंट वर्ड होते, लेटर होते, तो कॉन्सोनेंट में हम कॉन्सोनेंस यूज़ कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगला पोएटिक डिवाइस क्या यूज़ किया गया है। तो एसोनेंस कॉन्सोनेंस क्लियर हो गया। अब है एनाफोरा। एनाफोरा हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप देख लीजिए। ये बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि पहली और दूसरी लाइन को सम से और दूसरी में भी सम से एक जैसे वर्ड यूज़ किए गए हैं। यदि अल्टरनेट लाइनों में एक जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ये तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि फायर और आइस को यहाँ पर पर्सोनिफाइज किया गया है। दोनों नॉन लिविंग थिंग हैं, लेकिन इनको लिविंग थिंग के जैसे कंपेयर किया गया है। तो फायर एंड आइस यहाँ पर पर्सोनिफाइज किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं एंजामेंट। एंजामेंट कैसे होता है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। पहली लाइन दूसरी लाइन को देखिए, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर एंजामेंट यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं सेकंड लाइन में। फिर इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड लाइन में भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी एंजामेंट यूज़ किया गया है। ठीक है, नीचे चलते हैं स्टैंजा में। सेकंड स्टैंजा में हेट, आइस और ग्रेट और सुफाइस, यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया, जैसे कोमा, फुल स्टॉप वगैरह कोई यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस है एंजामेंट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं कि इसमें कुछ और रह तो नहीं गया है। मेरे ख्याल से बाकी कुछ नहीं रह गया है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।